गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग औचिक अभिव्यंजनावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बीए, एमए तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। क्रॉचे का जन्म इटली के नेपल्स में 1886 ईस्वी में हुआ था। क्रॉचे एक प्रख्यात सौंदर्य शास्त्री हैं। उन्होंने एथेंस में 1901 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक एस्थेटिक लिखी, जिसको सौंदर्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। वे इटली के शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने कविता और कला की रचना प्रक्रिया को बहुत ही बारीकी से विचार किया और बताया कि कविता या कला वास्तव में अभिव्यंजना ही है। जब अभिव्यंजना पूरी होती है तब वह कला का रूप धारण कर लेती है। अभिव्यंजना को महत्व देने के कारण इनके सिद्धांत को अभिव्यंजनावाद कहलाता है। उन्होंने एक लेख पढ़ा जिसका नाम था फंडामेंटल थीसिस ऑफ डैश डैश लिंग्विस्टिक। इस लेख का उनके विचार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और यही उनके सिद्धांत का आधार बना। बाद में उनकी एक पुस्तक आई, थ्योरी ऑफ एस्थेटिक, जिसको सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। उस पुस्तक के बाद इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। उनके विचार में उन्होंने बताया कि वस्तु एवं रूप मिलकर एक हो जाते हैं तब कला का जन्म होता है। जब वस्तु एवं रूप मिलकर एक हो जाते हैं तो कला का जन्म होता है। इसका उद्भव सहज ज्ञान द्वारा होता है। इसकी अभिव्यंजना ही कला है। आगे उन्होंने बताया कि सौंदर्य शास्त्र ज्ञान और तार्किक ज्ञान में क्या अंतर है। सौंदर्य शास्त्र ज्ञान जो है और तार्किक ज्ञान में, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जहाँ सहज ज्ञान द्वारा ही सहजानुभूति की प्राप्ति होती है और जो कल्पना और अनुभूति से उसका संबंध होता है, उसका सुख दुख से, उसकी उपयोगिता से नहीं। कला जो है सुखात्मक होती है, जो आनंद प्रदान करती है और इसका प्रयोजन ही कलात्मक होती है। जबकि तार्किक ज्ञान का संबंध बुद्धि से है और जिसका संबंध भौतिक विज्ञान से है, जो नियमों और सिद्धांतों के रूप में देखी जाती है। यानी उन्होंने सौंदर्य शास्त्र और तार्किक ज्ञान दोनों में यही थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। कला किसी वर्ग या जाति से नहीं, वो तो सहज ज्ञान या सहजानुभूति अपने आप से अभिव्यक्त होता है। सहजानुभूति कल्पना पर परे प्रभाव की अभिव्यक्ति बिंबात्मक रूप में होती है, वही कला है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कला या अभिव्यंजना सहजानुभूति है। क्रॉचे ने कुछ विलक्षण बातें भी कही। उन्होंने अपने विचार में यह बताया कि सभी मनुष्य कवि हैं। कुछ कवि बड़े होते हैं और कुछ कवि छोटे होते हैं। जिसमें सहजानुभूति या अभिव्यंजनापूर्ण बड़े हो वो बड़ा कवि है। जिसकी सहजानुभूति कम हो, छोटा कवि होता है। अभिव्यंजना
कला और काव्य एक सौंदर्य सृष्टि है। अभिव्यंजना क्या है कि कला और काव्य का सौंदर्य सृष्टि है। उसकी सृजन प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं होती है। उसके सृजन प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं हैं। जो पहला है कल्पना पर परे प्रभाव, कल्पना पर परे प्रभाव। दूसरा है मानसिक सौंदर्यात्मक संश्लेषण, मानसिक सौंदर्यात्मक संश्लेषण। और तीसरा है सौंदर्यानुभूति के आनंद की। और चौथा है उसकी शारीरिक क्रिया के रूप में रूपांतरण, यथा ध्वनि, स्वर, गति, रंग, रेखा। ये चारों में जो चारों में पारंगत हो बड़ा कवि, और जो चारों से कम हो उसे छोटा कवि के रूप में उन्हें चिन्हित किया। उन्होंने बताया कि चारों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये रूप या रचना ये अभिव्यंजना है। यह रूप सर्जना ही कवि और कलाकार का कार्य है, जिसमें साहित्य, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि। अभिव्यंजना के विचार के बिना हो सकती है, परंतु विचार अभिव्यंजना के बिना भी नहीं हो सकता। अभिव्यंजना विचार के बिना हो सकती है, परंतु विचार अभिव्यंजना के बिना नहीं हो सकती। इसलिए सभ्यता के शुरू में पहले कविता देखने को मिलती है, बाद में गद्य। उनके विचार में प्रकृति उन्हीं के लिए सुंदर है जो कलाकार या कवि की दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति उन्हीं के लिए सुंदर है जो कलाकार या कवि की दृष्टि से देखते हैं। कल्पना के बिना प्रकृति का कोई अंग सुंदर नहीं। कल्पना के बिना प्रकृति का कोई अंग सुंदर नहीं है। कवि अपने दृष्टियों से सुधार कर उसे इस रूप में प्रस्तुत करता है, तब उसमें सौंदर्य की सत्ता आती है। बाह्य पदार्थों का महत्व इस माने से है कि वह कल्पना के बिंब को उत्पन्न करता है। सौंदर्य व्यक्ति की कल्पना की वस्तु है। बाह्य जगत की वस्तु पहले कलाकार के अंतर मानस पर में आती है और फिर उसकी अभिव्यंजना होती है। यह अभिव्यंजना रूप या ज्ञान है। यह अभिव्यंजना रूप और ज्ञान है। शुक्ल जी के अनुसार काव्य सामान्य का नहीं बल्कि विशेष या व्यक्ति के रूप को प्रस्तुत करता है। सर्जना ही कवि या कलाकार का काम है। जो अभिव्यंजना एक मानसिक क्रिया है जो आध्यात्मिक रूप से आवश्यक भी है, जिसे क्रोचे ने सहजानुभूति या सहज ज्ञान के रूप में स्वीकार किया। जिस तरह से हम लोग नाटक देखते देखते हंसने या रोने या आंसू बहाने लगते हैं, यह सब कुछ काल्पनिक होता है, ऊपरी तरह से होता है।
इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यह काव्य की दृष्टि से विशिष्ट होता है। सहजानुभूति, अभिव्यंजना और कला तीनों पर्यायवाची है। क्रोचे का यह बहुत बड़ा योगदान है कि उसने दार्शनिकता, बौद्धिकता, नैतिकता और उपयोगिता से काव्य को मुक्त कर दिया। धन्यवाद।